রেকর্ডিংটা স্টার্ট হচ্ছে না নাকি রে? হ্যাঁ হয়েছে, দেখ তো। হ্যাঁ স্যার হয়েছে। ओके 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 सर, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो सर बेसिकली आज क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है रिगार्डिंग जनरल लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस, मेनली सब्जेक्ट है सीएस एग्जीक्यूटिव में, आप सबको पता है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर एरिया में हम लोग ऑलरेडी 4-5 टॉपिक कवर कर चुके हैं, लाइक कॉन्स्टिट्यूशंस, लॉ ऑफ टॉर्ट, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर लास्ट दिन हुआ एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो और थोड़ा कुछ क्लासेस में इस मिड पीरियड में जिन लोगों का सामने एग्जाम है, मुझे एक्स्ट्रा क्लास में प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास देके मैक्सिमम टॉपिक कवर कर लूंगा। आज क्या करेंगे सर? आज आरटीआई के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अनदर मतलब इंटरेस्टिंग एक्ट एंड इट्स सीरियसली, मतलब आरटीआई एक्ट के बारे में मैं क्या बात करूं, मतलब ये इतना वाइटल एक एक्ट है। आप लोग बिजनेस लॉ पढ़ते हो, कंपनी लॉ पढ़ते हो, ठीक है, उसका अपना अपना है। ठीक है, कंपनी लॉ का अपना एक एरिया बना हुआ है, बिजनेस लॉ में डिफरेंट काइंड ऑफ, लाइक कॉमर्शियल लॉ के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, इसका एक अपना जगह है। ठीक है, कंपनी लॉ में और क्या बात करूं सर, उसका अपना है। लेकिन ये जो इंडिविजुअल जनरल लॉ के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ जो लॉ है, ठीक है, जिसमें हम लोग ऑलरेडी कुछ बात कर चुके हैं क्लास में डिटेल्स में, कुछ बात आगे करने वाले हैं, जिसमें लिमिटेशन एक्ट, जनरल क्लॉजेज एक्ट, ऐसे ढेर सारे हैं। ठीक है, इंडियन पेनल कोड, ऐसे और भी है जो आगे आगे चर्चा करूंगा। बट आज का जो एक्ट है ना, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये तो चाहे आप सीएस पढ़ो या ना पढ़ो, इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट चाहे आप कंपनी सेक्रेटरी बनते हो या नहीं बनते हो, फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप सीए बनते हो कि नहीं बनते हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इंडियन हो, ठीक है, अगर आप एक इंडिया के अंदर रहते हो, तो आपके लिए ये एक्ट बहुत वाइटल है, मैं आपको इतना जरूर बोलूंगा। ठीक है, जैसे इट्स लाइक अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, पहले एक्चुअली इसको लेके काफी कंट्रोवर्सी रहा है। ठीक है, हाल फिलहाल में इट्स नॉट अ वेरी ओल्ड एक्ट, काफी न्यू एक्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रिटिश जब हमें छोड़ के चला गया, तो हम लोगों को क्या मिला था सर 1947 में? बोलो ना, 47 में क्या मिला था हम लोगों को? इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, है ना सर, आजादी। तो ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है, ये जो एक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, इट्स लाइक आजादी, मतलब रियल आजादी ऐसा माना जा रहा है। बट सर इतना आसान नहीं है रियल आजादी पाना। ठीक है, रियल इंडिपेंडेंस इज नॉट सीरियसली इतना इजी। एक्चुअली ये मेरा भी मानना है कि ब्रिटिश जाने के बाद, ये मेरा पर्सनल फीलिंग्स है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ब्रिटिश जब इंडिया छोड़ के चला गया, उसके बाद एक्चुअली इंडिया आजाद तो नहीं हुआ। मतलब जो आजादी का वाला बात है ना सर, वो नहीं हुआ प्रॉपरली। बेसिकली पावर ट्रांसफर हुआ। मतलब गोरे चमड़े से गोरे चमड़े जैसा ही कुछ लोग, जो भारत को बेसिकली आगे लेके चलने का एक मतलब लीड किया, सिंपल है। अब कितना आगे चला कितना पीछे गया, दैट वी ऑल नो। ठीक है, इसको लेके मैं बात नहीं करूंगा कि सर सच में इंडिया आगे बढ़ा है लास्ट 70-75 ईयर्स में। मैक्सिमम कौन सा गवर्नमेंट था, किसका सरकार था, दैट्स अ कंट्रोवर्सी। ठीक है, इसमें बोलूंगा सर, कोई बोलेगा सर नहीं इंदिरा गांधी का सरकार अच्छा था, कोई बोलेगा नेहरू का सरकार अच्छा था, कोई बोलेगा वाजपेयी का सरकार अच्छा था। दैट्स नॉट आवर मोटो। आवर मोटो इज दैट कि ब्रिटिश जाने के बाद क्या सिर्फ पावर शिफ्ट हुआ है? ये मेरे को भी मानना, मतलब ऐसा मेरा भी परसेप्शन रहा है काफी दिनों तक कि यस पावर शिफ्टिंग हुआ है, रियल आजादी नहीं मिला है बहुत केस में। तो किसी किसी का मानना है, जो टॉप लीडर्स, टॉप एनालिस्ट, रिसर्चर्स, सोशल एक्टिविस्ट, इनका मानना है कि आरटीआई एक्ट एक रिवोल्यूशनरी एक्ट है, जिस एक्ट के बाद रियल आजादी आने का एरिया आ गया। ठीक है, मतलब 47 के बाद शायद 2005 में जब ये आरटीआई एक्ट बना है, शायद ये सेकेंड टाइम भारत को दोबारा आजादी मिला है। बट पॉइंट इज दैट सर, एक्चुअली इसका सही इस्तेमाल, ठीक है, अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है, या फिर अभी भी वो वाला स्कोप नहीं बन पा रहा है। तो आज का आरटीआई एक्ट मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा। उसके बाद अपने इंस्टीट्यूट में मैट के अंदर जाओ, जो भी उसके अंदर क्वेश्चन मिलता है स्कैनर में जाओ, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है देखो, सॉल्व करो और नक्की करो आरटीआई एक्ट को। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट एंड स्टोरी। ठीक है, स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एक्ट, इन एवरी केसेस, नॉट जस्ट इन लॉ,
in taxations, in financial management, in every cases you have to clear the story first. ठीक है, कि क्या चीज है ये, सिंपल बात है, उसके बारे में क्लियर कट नॉलेज चाहिए। उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करना, देखना आपको पढ़ने का मजा भी आएगा, लिखने का मजा भी आएगा, और एग्जाम भी सुपर डुपर क्रैक होता है। तो फर्स्ट क्लियर दी स्टोरी। ओके, चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, मेरे को एक चीज कंफर्म करना सर, समझ में आया आप लोगों को कि क्या मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से? अरे ऐसा है। ओके सर। तथा रोशनी, दित्सा, समझ में आया कि नहीं? सर। हाँ सर। ओके सर। सो सर, आपके सामने ये इंस्टीट्यूट के मैट के अंदर है, लेसन 16 के अंदर अगर आप जाओगे, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, मैं एकदम मतलब लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ जनरल लॉ को। ठीक है, मतलब जिस दिन मुझे जो पॉइंट ठीक लग रहा है मैं उसी पॉइंट के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो इस तरह से ऑलमोस्ट 5-6 एक्ट ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए जनरल लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। ठीक है, जिन लोगों का पुराना क्लास मतलब इससे पहले जो टॉपिक हुआ है उनको बाद में लाइव किया करवाया जाएगा या रिकॉर्डेड भी दिया जाएगा, सो डोंट वरी फॉर दैट। अच्छा, तो नाउ ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, सभी एक्ट अलग है, ये जो जनरल लॉ का एरिया है ना, इसमें हर एक लॉ अलग है, सो फिर डोंट वरी। अच्छा, तो फिर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर आपको मैं क्या बताने वाला हूँ, ऐसे इन सिंपल, आपको अगर किसी चीज का जानकारी चाहिए, ठीक है, किसी भी मैटर पे, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर्स में, पब्लिक सेक्टर्स में, कि भाई कौन क्या कर रहा है, गवर्नमेंट का वो डिसीजंस क्या था, ठीक है, वेराइटीज ऑफ रीजन सामने आता है। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर वेराइटीज ऑफ मैटर सामने आता है, जो मैटर आपको जानना है आप उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। मतलब यू हैव राइट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग, स्पेशली अगर वो गवर्नमेंट या पब्लिक रिलेटेड मैटर हो। ठीक है, किसी की प्राइवेट मैटर तो जानने का हक नहीं होगा ना सर, अरे किसी का प्राइवेट मैटर जानने का हक तो आपको नहीं होगा ऑब्वियसली, है ना। लेकिन अगर ये पब्लिक अथॉरिटी का मैटर है, अगर ये सरकारी मैटर है, इसमें पब्लिक इन्वॉल्व है, पब्लिक रिलेटेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो आपको जरूर उस मैटर पे जानने का हक है। आपको बात समझ में आ रहा है? हेलो, आपको यस सर। है ना। तो यहाँ पर देखो सर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आरटीआई ऑनलाइन है। ठीक है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का भी अलग साइट होता है। ठीक है, तो आप आरटीआई फाइल कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको क्या फाइल कर सकते हो, क्यों फाइल कर सकते हो, ये सभी चीजें मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। ठीक है, बट उससे पहले एक बार एक्ट क्या है देख लेते हैं ना सर। ऐसे आई होप आप लोग पहले इस एक्ट के बारे में सुने होंगे, क्या रे, ये नॉट जस्ट की टुडेज क्लास, इससे पहले आप लोग आरटीआई के बारे में जरूर सुने होंगे। मतलब अगर पढ़े भी नहीं हो, अगर हो सकता है किसी ने पढ़ा है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि क्या सुने तो होंगे ना आप लोग कि सर आरटीआई बोल की चीज होते हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सुने हैं कि नहीं सुने? हाँ ज्योति बोलो, सुना कि नहीं सुना? यस सुना। यस सर सुना। चलो सर, क्या सुना और क्या देखा देख लेते हैं। चलो, तो आरटीआई एक्ट 2005 है क्या? ठीक है, ये आपको क्या राइट देता है ये पहले फटाफट देख लेते हैं। ये समरी नोट्स है, ओवरव्यू नोट्स है, मैं आपको शेयर करूंगा। तो राइट टू इंफॉर्मेशन इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ये पार्लियामेंट का एक्ट है व्हिच सेट्स आउट, ऐसे देखो सर सभी चीज पार्लियामेंट में ही है, जैसे आप लोगों का सीए भी पार्लियामेंट एक्ट है, सीएस भी पार्लियामेंट एक्ट है, सीएमए भी पार्लियामेंट एक्ट है। आप लोग बहुत लोग सीएस सीएमए दोनों कर रहे हो, कोई सीएस सीएस भी कर रहे हो, कोई सिर्फ सीएस कर रहे हो, वो भी पार्लियामेंट एक्ट है। सिमिलरली राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज ऑल्सो पार्लियामेंट एक्ट। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया व्हिच सेट्स आउट रूल्स एंड प्रोसीजर्स रिगार्डिंग सिटीजंस राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब आपको जानने का हक है। ठीक है, यू हैव अ राइट टू नो द इंफॉर्मेशन। लेकिन क्या सर हर एक इंफॉर्मेशन जानने का हक है हमें? नहीं सर, कुछ पाबंदी है। ठीक है, कुछ नेशनल इंटरेस्ट भी होता है, कुछ नेशनल सिक्योरिटीज भी होते हैं जो शायद आपको मौका नहीं मिलेगा, शायद नहीं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो पब्लिक अथॉरिटी है बट जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं मिलेगा। उसका लिस्ट पढ़ेंगे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से एग्जेम्प्टेड कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी है, वो भी जानना जरूरी है ना सर। क्या हर एक ऑर्गेनाइजेशन या हर एक गवर्नमेंट एंटिटी का इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? नहीं, हर किसी का नहीं, बट हाँ मैक्सिमम लेवल ऑफ आपको बात पता चलेगा। काफी कंट्रोवर्सी भी रिसेंट ट्रेंड में क्रिएट हुआ है, एकदम हाल फिलहाल का कुछ रिसेंट एग्जांपल्स में मैं आपको बताऊंगा, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि
हाल फिलहाल में आरटीआई रिलेटेड क्या क्या मैटर इंडिया में हुआ है, ठीक है, और हो रहा है, ठीक है, नॉट जस्ट हुआ है, हो भी रहा है। तो एक्चुअली ये आरटीआई आने से पहले ना एक एक्ट हुआ करता था सर, इसका नाम था, इट रिप्लेस द फॉर्मर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। एक एक्ट था इंडिया में, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, कि आपको फ्रीडम है, आप इंफॉर्मेशन जान सकते हो किसी भी मैटर पे पब्लिक रिलेटेड। अंडर द प्रोविजंस ऑफ आरटीआई एक्ट, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी सिटीजन में रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए पब्लिक अथॉरिटी, किससे सर? पब्लिक अथॉरिटी। कौन होता है पब्लिक अथॉरिटी? अ बॉडी ऑफ गवर्नमेंट और इंस्ट्रूमेंटली ऑफ स्टेट, मतलब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ स्टेट हो, मतलब राज्य सरकार से कनेक्टेड हो, किसी भी मैटर में किसी भी जानकारी आप ले सकते हो, which is required to reply expeditiously or within 30 days। कितना दिन के अंदर? आप अगर रिक्वेस्ट के लिए सबमिट करते हो तो 30 दिन के अंदर आपको उसका जवाब मिल जाना चाहिए। जैसे ये आरटीआई है, अगर आपको यहाँ पर सबमिट करना हो, जैसे सबमिट रिक्वेस्ट दिख रहा है सर आपको वेब पोर्टल, ये देखो क्या लिखा है, दिस वेब पोर्टल कैन बी यूज्ड बाय इंडियन सिटीजन टू फाइल आरटीआई एप्लीकेशन ऑनलाइन एंड आल्सो टू मेक पेमेंट फॉर आरटीआई एप्लीकेशन ऑनलाइन। फर्स्ट अपील कैन आल्सो बी फाइल्ड ऑनलाइन, ठीक है। एन एप्लीकेंट, मतलब ये ऑनलाइन आ गया है, ऑनलाइन से पहले सब कुछ ऑफलाइन भी हुआ करता था। An applicant who desire to obtain any information under the RTA Act can make a request through this web portal to the ministers and departments of government of India. On clicking on submit request, the application has to fill required details on the page that will appear the fields mark। ये प्रोसेस बताया गया है सर, ठीक है। पेमेंट कैसे कर सकते हो, आरटीआई फाइल के इंफॉर्मेशन पाने के लिए और फाइल करने के लिए भी आपको कुछ पेमेंट करना पड़ता है, मिनिमम है सर, बहुत ज्यादा मुझे कोई लग्जरी फीस देने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फीस होता है डिपेंडिंग ऑन द केस टू केस, ठीक है, हर केस का सेम नहीं होता। ओके, तो विच इज रिक्वायर्ड टू रिप्लाई एक्सपीडियसली और विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर आप जो भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के बारे में आपको पता चलेगा। किसी किसी के मन में ऐसा चल रहा है, मतलब जिनको उतना अभी समझ नहीं आ रहा है, दे माइट फील दैट कि सर क्या इंफॉर्मेशन चाहिए हमें सरकार के बारे में। आप वेट करना सर, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये देश की बात है सर, देश की बात है, समाज की बात है, पर्सनल लाइफ लिबर्टी की बातें हैं, ठीक है। आपको अभी समझ में आ जाएगा कि इसमें क्यों इतना बड़ा खेल छिपा हुआ है, क्यों इसको रियल आजादी के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। 1947 का ब्रिटिश कॉलोनी की आजादी नहीं सर, ये रियल आजादी है। अगर आप सच में आजाद होना चाहते हो, सच में इंडिपेंडेंस पाना चाहते हो और हर मैटर को अगर ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे, या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से अपने कंट्री को रन करता है, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट के अंदर क्या खेल चलता है, ठीक है, क्या करप्शन है, अगर करप्शन है तो क्यों है, ठीक है। ईच एंड एवरी मैटर में जानने का हक है आपको, ठीक है, बिकॉज ये देश आपका है, ये देश डेमोक्रेटिक है, ठीक है, ये देश सोशलिस्टिक है, ठीक है। आप समझ रहे हो ना सर, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर्स में हम लोग पढ़े होंगे, है ना। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर जनता जनार्दन ही सब कुछ है, मतलब पब्लिक, वी पब्लिक द किंग ऑफ द डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी में पब्लिक किंग होता है ना सर, कहावत है। तो अगर पब्लिक किंग है तो फिर पब्लिक से क्या ही छुपाना। आप लोग बात समझ रहे हो सर। चाहे कोई भी स्टेट हो, चाहे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे कोई वेस्ट बंगाल हो, त्रिपुरा हो, मणिपुर हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, अरुणाचल हो, इवन जम्मू कश्मीर भी हो, ठीक है। हर एक का गवर्नमेंट क्या करता है, क्या डिसीजंस लेता है, कौन से पब्लिक डिपार्टमेंट में क्या खेल चल रहा है, कितना पैसा का बात है, कितना लोग काम करते हैं, पैसा किस तरह से इस्तेमाल होता है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग जानने का हक हमारा है सर। लेकिन हाँ, कुछ एक्सेप्शंस भी है, एग्जाम्पशन बताऊंगा, लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको आपके देश के बारे में जानने का अधिकार है, डिपार्टमेंट के बारे में जानने का अधिकार है। तो अगर आप जमा करते हो तो 30 दिन के अंदर नॉर्मली आपको रिप्लाई मिलना चाहिए। बट पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर एक स्पेशल एरिया आता है, इन केस ऑफ मैटर इन्वॉल्विंग अ पिटिशनर्स लाइफ। अगर ये मैटर जो पिटिशन कर रहा है, आरटीआई जो फाइल कर रहा है, अगर उसके लाइफ रिलेटेड मैटर है या फिर उसके लिबर्टी रिलेटेड मैटर है, ठीक है, द इंफॉर्मेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड विद इन 48 आवर्स। कितना देर के अंदर? 48 घंटे के अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ये रूल है सर, दिस इज द रूल्स। ये आरटीआई एक्ट 2005 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आपको बताते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो आरटीआई एक्ट का कितना सुंदर समरी बना के रखा है। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर सेटिंग आउट दी practical regime of right to information for citizen to secure information under control of public authorities in order to promote transparency। इसमें क्या बनता है सर?
ट्रांसपेरेंसी बनता है, ठीक है, देश में क्या चल रहा है ये जानने का हक है आपको। इन ऑर्डर टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब हिसाब किताब एकदम क्लियर कट होना चाहिए, कारण जो भी है वो सब कुछ क्लियर कट होना चाहिए इन द वर्किंग ऑफ द एवरी पब्लिक अथॉरिटी। जितना सारा पब्लिक अथॉरिटी है, जितना पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड, ठीक है, कुछ प्राइवेट लेवल में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो प्राइवेटली रन होता है बट दे आर कंट्रोल बाय पब्लिक अथॉरिटी। मैं आपको ऐसा भी कुछ एग्जांपल्स प्रोवाइड करूंगा, कुछ रियल लाइफ केसेस है, ठीक है, दे रन बाय प्राइवेट अथॉरिटी बट दे आर एक्चुअली सर्विंग पब्लिक, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी है लेकिन प्राइवेटली रन होता है, ठीक है, तो ऐसा भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है। तो कैसा है वो आपको मैं बताता हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए सेंट्रल कमीशन, ध्यान से सुनना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड बात है, या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो स्टेट रिलेटेड मैटर है, एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड, जो भी उनसे कनेक्टेड है, देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू, उनसे रिलेटेड जो भी मैटर हो, ठीक है, ये ट्रांस बेसिकली। तो फिर आरटीआई एक्ट का सबसे बड़ा रीजन क्या बन गया? सबसे बड़ा रीजन बन गया ट्रांसपेरेंसी, सबसे बड़ा रीजन बन गया अकाउंटेबिलिटी। सर ये जिस अगर भारत में ये वाला रूल फॉलो होना चालू हो जाए ना, तो फिर भारत को तो फिर कोई नहीं रोक सकता। किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का सबसे बड़ा पावर क्या है जानते हो? जैसे अगर मैं आपको एक कंट्री, मेरे को हमेशा मन करता है कि ऐसा देश कब बनाएंगे हम लोग, कंट्री लाइक जापान। मतलब ऐसा देश मिलना बहुत मुश्किल है, बट जापान ने जिस तरह का कल्चर क्रिएट किया, जिस तरह का ट्रांसपेरेंसी, जिस तरह का ऑथेंटिसिटी इस कंट्री के अंदर है ना, कंपेयर टू एनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ऐसा देश आपको मिलने बहुत कम मिलेगा। इट्स अ वेरी कंप्लीट कंट्री सर, ठीक है, जहाँ लोग भी उतना ही डिसिप्लिन, उतना ही ट्रांसपेरेंट, उनका गवर्नमेंट भी उतना ही ट्रांसपेरेंट। ये बेसिकली ना कोई मतलब ये इट्स अ कल्चर सर, इट्स अ कल्चर, ये एक शिक्षा है जो लोगों के अंदर ना भर भर के हैं। बेसिकली द नॉलेज ऑफ बुद्धा, इतना तो मैं बोलूंगा। मतलब फिर से आप बोलोगे सर स्पिरिचुअलिटी कहाँ से आ जा रहा है? सर वही तो सब कुछ है, कोई मानता नहीं है आजकल, सबको क्या पता, स्पिरिचुअल बोलने से लोगों को लगता है कि धूप धुना करना होगा शायद। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है, इट्स अ रियल एंड प्योर एजुकेशन, प्योर एजुकेशन। वही शो ऑफ करने वाला एजुकेशन नहीं कि भाई मैं सीए कर रहा हूँ, मैं सीएस कर रहा हूँ, हाँ, लोगों को बताने के लिए वाला एजुकेशन नहीं, ठीक है, बस कॉलर चढ़ा के नहीं। इट्स अ प्योर नॉलेज का एरिया है। तो अगर प्योर नॉलेज वाला कंट्री बनता है ना, जैसे जापान ने बना के दिखाया, और बुद्धा का नॉलेज को यूज करके, तभी एक कंप्लीट नेशन बन पाया। बहुत रेस्पेक्ट करते हैं जापानीज इंडियंस को, जानते हो, लेकिन एक कारण था जापानीज इंडियंस को पसंद नहीं करता था। ये बेसिकली 47 से पहले का बात है कि दे हेट इंडियंस बिकॉज कि इंडियन ब्रिटिश का चमचागिरी करता है, ये रीजन था। तो जब सुभाष चंद्र बोस मतलब नेताजी जब जापान गया था हेल्प लेने के लिए, एंड यू ऑल नो कि सुभाष बोस किस तरह से जापानीज का हेल्प लेके इधर अपना म्यांमार होके, ठीक है, सिंगापुर से म्यांमार होके किस तरह से इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट को अटैक किया था। तो तब भी जापानीज ना बोला था कि द लैंड ऑफ बुद्धा, हम लोग हेल्प करेंगे। वो लोग तब तक हेल्प करता गया जब तक जापान में हिरोशिमा और नागासाकी ने, मतलब अमेरिका ने जापान में बोम मतलब नहीं गिराया, तब तक हेल्प करता गया सर। 1945 का केस बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जापानीज तभी उनका हेल्प विड्रॉल किया म्यांमार बॉर्डर से, ठीक है, जो मणिपुर नागालैंड बॉर्डर में वो लोग थे उसी टाइम पे, क्योंकि उनके देश को अटैक हुआ तो वो कैसे कर पाएगा, तो वॉर नहीं कर पा रहा था, पूरा अपना पैसा से बना रहा था सर। तो इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग फैक्ट कि एक परफेक्ट गवर्नमेंट कैसे बनेगा। तो जो भी हो, ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट मेरे हिसाब से एक परफेक्ट देश हेल्प करेगा। अब ये पूरा एक्ट जानने के बाद आप देखोगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे नेताजी का बात सामने आया तो अगेन एक बात सामने आ जा रहा है। मैं जस्ट आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, आप लोग क्या चाहते हो सर, नेताजी वाला केस सामने आना चाहिए कि नहीं चाहिए? हेलो, अरे बोलो, क्या चाहते हैं आप लोग, नेताजी वाला केस सामने आना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोगों का क्या राय है? आई डोंट वांट टू बी कंट्रोवर्सी, नेताजी सुभाष बोस का बात कर रहा हूँ। आना चाहिए। आना चाहिए, ज्योति को लगता है आना चाहिए, बाकी लोगों को नहीं लगता? हाँ सर, सर क्या हुआ था सुभाष बोस के साथ? गवर्नमेंट के पास सब कुछ पता है। अगर चोरी भी हुआ है डेटा तो बताओ ना सर, क्यों नहीं बताते? ठीक है कि सर जो डेट, हाँ सर बहुत बड़ा, ये भारत का, ये जो मॉडर्न इंडिया जो बोलते हैं ना हम लोग, 47 का इंडिया बनने के बाद
अगर कोई सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल मैटर है तो मेरे हिसाब से सुभाष बोस की मैटर है, कि भाई इतना बड़ा लीडर जो एग्जाइल में एक इतना बड़ा गवर्नमेंट फॉर्म कर दिया था, और वो भी वर्ल्ड के बड़े बड़े अलायंस कंट्रीज उसको सपोर्ट दिया था, क्या हुआ उनके साथ? अरे बताओ तो। गांधीवादी बोलता सर, जो भी हो, मैं यहाँ पर गांधी नेताजी नहीं कर रहा हूँ, तो चुप रहे, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ऑब्वियसली थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगा, मैं बोला था ना आपको, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। मतलब एक्चुअली ये एक्ट ही ऐसा है कि भाई कौन सा इन्फॉर्मेशन देना चाहिए और कौन सा इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहिए, इसको लेके ना काफी डिबेट चलता है। दैट इज द रीजन मैं आपको ये सब बातें थोड़ा सा मतलब जो आग जलाना बोलता है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा आग जला रहा हूँ। आप समझा करो आरटीआई एक्ट का मतलब इम्पोर्टेंस, ठीक है। मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंट्री, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिविजुअलिटी, ईच एंड एवरी केस में, ठीक है, प्राइड के हिसाब से, सब हिसाब से ये जो आरटीआई एक्ट है ना, बहुत ही पावरफुल एक्ट है, बहुत पावरफुल एक्ट है। बट इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा वो तो समय बताएगा, ज्यादा पुराना एक्ट है नहीं सर, ठीक है, हार्डली 15 ईयर्स हुआ है, लेकिन आपको पता चलेगा। अभी देखो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको रियल देता हूँ, एकदम रिसेंट अपडेशन है। देखो सर, द एक्ट ऑल्सो रिक्वायर्स एवरी पब्लिक ऑथोरिटीज टू कंप्यूटराइज देयर रिकॉर्ड्स। ये एक्ट बताते हैं कि जो भी पब्लिक ऑथोरिटी रहेगा वो सारा का सारा रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करेगा फॉर वाइड डिसेमिनेशन एंड proactively publish certain categories of information so that the citizen need minimum recourse. Citizen need minimum recourse मतलब आपको कुछ तो टाइम मिल जाना चाहिए to request for information formally, ठीक है, ताकि आपको आपका जो जरूरत के टाइम पे काम आ जाए, ठीक है, जरूरत के टाइम पे काम आ जाए, इसके लिए भी आपको थोड़ा टाइम पे ठीक ठाक टाइम में इंफॉर्मेशन मिल जाना चाहिए। नाउ आरटीआई बिल जो है ना सर, ये पार्लियामेंट में पास हुआ था सर 15 जून 2005 में, ठीक है, एंड केम इनटू फोर्स विद इन इफेक्ट फ्रॉम 12th ऑफ अक्टूबर 2005 में। एवरी डे ऑन एन एवरेज, अभी का बात कर रहा हूँ, ये रिसेंट डेटा है सर, 4800 एवरी डे 4800 आरटीआई एप्लीकेशंस आर फाइल्ड, ओके, एवरी डे का बात कर रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 5000 इन द फर्स्ट 10 इयर्स ऑफ कमेंसमेंट, मतलब 2005 से लेके 15 तक, पहला 10 साल में कितना एक्ट में कितना फाइल किया गया है, देखो सर कितना है सर, ये अमाउंट देखो तो 1,75,00,000, हाँ 1,75,00,000 एक करोड़ 75 लाख, 1,75,00,000 एप्लीकेशंस हैव बीन फाइल्ड। फर्स्ट 15 इयर्स में इतना केस, इतना आरटीआई फाइल हुआ है, मतलब आप समझ सकते हो कि लोगों का नीड कितना है। हाँ, ये जस्ट 10 साल का बात कर रहा हूँ, जस्ट 10 इयर्स का डेटा, उसमें 1,75,00,000 एप्लीकेशन ऑलरेडी फाइल हो चुका है। ऑल्दो राइट टू इंफॉर्मेशन इज नॉट इंक्लूडेड एज ए फंडामेंटल राइट, ये बात भी ध्यान देखना पड़ेगा सर। आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा फंडामेंटल राइट आप देख चुके हो, बट सर राइट टू इंफॉर्मेशन आपका फंडामेंटल राइट तो है नहीं, है ना, कि भाई ये मेरा फंडामेंटल राइट है और आपको फंडामेंटल राइट से मतलब आपको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, आप ऐसा भी नहीं बोल सकते, बिकॉज आरटीआई इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन ये अपने आप में ही बहुत जगह में मुश्किल बनाते हैं, ध्यान से सुनना। इट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम, ठीक है, ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करते हैं अंडर आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ाया। एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन उल्टा अब ये भी बताते हैं आपको, ध्यान से देखो, ये आपको फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से क्या बता रहे हैं, आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको गारंटी देता है, यू ऑल नो अबाउट दिस। बट फिर भी अब उल्टा साइड में, द अथॉरिटीज अंडर आरटीआई एक्ट 2005 आर कॉल्ड पब्लिक अथॉरिटी। जो आरटीआई एक्ट का अथॉरिटी है वो पब्लिक अथॉरिटी है एकदम सर, और जो ऑफिसर्स उसमें होते हैं उनको पीआईओ बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, or the first appellate authority in the public authorities perform quasi judicial functions of deciding on the application and appeal respectively। बेसिकली हम लोग जब कुछ भी सबमिट करते हैं गवर्नमेंट के साइट में जाके या फिर फिजिकली जाके, ठीक है, आरटीआई जब करते हैं ऑनलाइन में, ठीक है, ये जैसे कि आपने देखा गवर्नमेंट का साइट, ठीक है, जस्ट आप गूगल करो, गूगल करने से आपको दिख जाएगा आरटीआई।
गाइडलाइंस निकल रहा है बस, एक सेकंड। दिस वन, ठीक है, rti.online.government.in। हाँ, मोदी जी का इमेज से ही पता चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। टैगलाइन तो बड़ा अच्छा देता है, बट काम भी अच्छा कर लिया करे, मतलब सबके लिए। तो देखो सर, तो राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच, सिंस आरटीआई इज इम्प्लिसिट इन द राइट ऑफ फ्रीडम। ध्यान से सुनना, ये जो राइट है आरटीआई है, ये एक तरफ आपको बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका फंडामेंटल भी है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आरटीआई आपको क्या बोल रही है, आपका फंडामेंटल भी नहीं है। तो सिंस आरटीआई इज इम्प्लिसिट इन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज एन इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट। मतलब इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, बताते हैं बट कंप्लीटली नहीं बताता। मतलब आरटीआई आपको बता रहा है कि आरटीआई करने का हक आपको है, जो आपका फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए, बट वो क्लियरली नहीं बताता कि वो फंडामेंटल राइट्स है। आपको मेरा बात समझ में आया? आपको आरटीआई करने का हक है, ठीक है। आरटीआई बोल रहे हैं कि आरटीआई करना, राइट टू इंफॉर्मेशन इज नॉट योर फंडामेंटल राइट, बट ये एक्ट लाके वो क्या कहना चाहता है कि यस दिस इज योर फंडामेंटल राइट। मतलब ये अपने आप में इम्प्लिसिट बन रहा है। इम्प्लिसिट का क्या मतलब होता है कि जो कहना चाहता है बट कंप्लीटली नहीं कहता। आपको बात समझ में आया सर? हेलो, आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया? ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन के साथ फंडामेंटल्स और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या खेल है? मतलब एक बार आपको फ्रीडम दे रहा है, दूसरा बार आपको बोल रहे नहीं आपका मतलब फंडामेंटल राइट नहीं है, ऊपर से आपको बोलते हैं नहीं इम्प्लिसिट है, मतलब बोल रहा हूं बट क्लियरली नहीं बोल रहा हूं। आप समझ लो, कुछ समझ में आ रहा है सर? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। है दादा। ओके सर। Information disclosure in India had traditionally been restricted by the Official Secret Act 1923। अब यहाँ पर खेल हो गया। ये जो इंडिया का जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर है, ये जो आप इन्फॉर्मेशन मांगोगे, है ना, तो आप इन्फॉर्मेशन अगर मांगते हो गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटी से, तो उनको डिस्क्लोज करना होगा ना, है ना। जैसे हम नेताजी के बारे में मांग रहे हैं, जैसे नेताजी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो एक इंसान के बारे में मुझे बात करना चाहिए। इनके ऊपर एक बंगाली मूवी भी बना है, बहुत ही फेमस मूवी बना हुआ है। मूवी का नाम बताओ और इंसान का नाम बताओ। मूवी तो बाद में बना, बट उससे पहले इन्होंने बहुत कुछ करने का कोशिश किया, अभी भी कर रहा है। आई होप यू ऑल नो दिस पर्सन। हेलो, है दादा। अनुज धर, है ना। इनका अभी रेगुलर बेसिस में इनका यूट्यूब में ना ये लाइव आते हैं, नेताजी के बारे में बात करते हैं। इनका एक किताब भी निकला, किताब भी बेसिकली इनका जो काम আরো था দু उसमें, তিনটে আছে, हाँ কি বললি? দু তিনটে বই আছে। হ্যাঁ, অনেকগুলো বই বের করেছে। তার মধ্যে রিসেন্ট যেটা ও খুব ইয়ে করেছে সেটা হচ্ছে যতদূর সম্ভব নেই ধর দিস रिसेंट বইটার नामটা भूले যাচ্ছি। तो जो भी हो, इनका पूरा जो खेल ही है ना, मतलब इनका जो पूरा काम है, इनका पर्सनल लाइफ खत्म हो गया इस केस के पीछे, ये राइट टू इंफॉर्मेशन के पीछे। तो इनका पूरा जो मतलब इनका जो डिटेल्स है ना, ये फॉर्मर जर्नलिस्ट था, अपने कोलकाता में ही काम करता था। सेवरल बुक्स अराउंड लोकस ऑफ डेथ ऑफ सुभाष चंद्र बोस दैट प्रोवाउड्स conspiracy theories about his living for several years after the purport of plane crash। मतलब वो बेसिकली वो गुमनामी बाबा का एक जो थ्योरी है, जिसके बारे में इन्होंने रिसर्च किया, लेकिन गवर्नमेंट गुमनामी बाबा का मैटर को उतना मैटर नहीं देखते। तो काफी डीएनए प्रूफ, कमीशन के बाद कमीशन, सबसे बड़ा मुखर्जी कमीशन का केस, भगवान जी, गुमनामी बाबा, इट्स पूरा एक अलग ही केसेस है। मैं आपको इस मैटर में अभी बोलना चालू करूंगा ना, तो मैं थमूंगा नहीं, ठीक है। तो मैं सीरियसली, तो मतलब मुश्किल हो जाएगा रुकना, क्योंकि ये इतना बड़ा एक मैटर है। और आप लोग मूवी तो देखे होंगे, तो मेरे को बोलने का जरूरत नहीं है। ऑलरेडी सृजित मुखर्जी, सृजित मोस्टली सृजित का ही मूवी है ना, वो क्या नाम है मूवी का? गुमनामी, है है ना। दादा। है। हाँ सर, वेरी फेमस डायरेक्टर सर, गुमनामी। वो मूवीज देखने से आपको समझ में आएगा कि इंफॉर्मेशन पाने के लिए क्या होता है। ये एक्चुअली होल केस इस राइट टू इंफॉर्मेशन का था। ये पूरा जो केस है ना, ये अनुज धर का जो केस सुभाष बोस के डेथ के साथ, ये पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी, इट्स ऑल अबाउट आरटीआई। इंफॉर्मेशन निकालना, कहाँ से मिलेगा इंफॉर्मेशन। इसीलिए मैं बोला कि आज का लॉ जो है इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लॉ, ठीक है। सो हम यहीं पर खेल बन जाता है कि ये आरटीआई आप करते हो तो गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करना होगा, लेकिन देयर इज अनदर पॉइंट, ये रेस्ट्रिक्टेड बाय ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923।
अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के थ्रू से ये मुश्किल हो जा रहा है. एंड देयर आर वेरियस अदर स्पेशल लॉज व्हिच आरटीआई एक्ट्स ओवरराइड. मतलब ये आरटीआई एक्ट को ओवरराइड करना पड़ा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को भी ओवरराइड करना पड़ा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा. मतलब एक एक्ट दूसरे एक्ट को ओवरराइड कर रहा है. आप समझ रहे हो ना. मतलब ये इतना इजी नहीं होता. मैं बोलता हूँ ना, एक कंट्री रन करना इतना इजी नहीं होता. तो right to information codifies a fundamental right of citizen of India. RTI has proven to be very useful, but is counteracted, ठीक है, by the Whistleblower Protection Act 2011. सर ये क्या है जानते हो? Whistleblower Protection Act. हाँ सर, Whistleblower Protection Act ये क्या है? सर ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट है. आप लोग व्हिसल ब्लोअर के बारे में कंपनीज एक्ट में मेरे पास सुने हो सर. कंपनी एक्ट पढ़ाने के टाइम पे मैं व्हिसल ब्लोअर के बारे में क्लास में बात किया, या फिर स्टॉक मार्केट पढ़ाने के टाइम पे भी मैंने आप लोगों से बात किया. कभी आप लोग इस मैटर को गौर किए? स्पेशली स्टॉक मार्केट में मैं व्हिसल ब्लोअर के बारे में बात करता था इस मैटर पे. वो क्या बोलते हैं उसको, कि अगर किसी का अंदर का इंफॉर्मेशन मार्केट में निकल जाता है ना, स्टॉक के इनसाइडर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट. अरे इनसाइडर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में कभी बात किया आप लोगों से? वो क्या होता है ना कि स्टॉक मार्केट में भी ऐसे होता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाता है. जैसे मानो कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक है जिसके अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है. जैसे रिसेंटली इन्फोसिस के अंदर कुछ एम्प्लॉइज को पकड़ा गया. ठीक है, मतलब ये रिसेंट, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ. इन्फोसिस व्हिसल ब्लोअर का बहुत कॉन्सेप्ट होता है, तो जस्ट मैं एक चीज बता रहा हूँ. इनसाइडर ट्रेडिंग केस, ये देखो 29 सितंबर 2021 का स्टोरी, मतलब कहानी है, मतलब न्यूज है. ठीक है, अनदर इन्फोसिस एम्प्लॉइज बैंड बाय द सेबी ओवर इनसाइडर ट्रेडिंग. तो ये क्या है इनसाइडर ट्रेडिंग? मतलब वो कंपनी के अकाउंट्स वगैरह सब कुछ के बारे में जानते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन को ना लीक कराते हैं पैसा लेके. ये चीज आपको ना समझ में आएगा अगर आप मूवीज देखोगे ना, आपको क्लैरिटी में समझ में आ जाएगा. ये आप लोग हर्षद मेहता के ऊपर बेस करके रिसेंट ट्रेंड में काफी मूवीज और वेब सीरीज बनाए, देखा आप लोगों ने. मूवीज में जैसे बिग बुल बोल के अभिषेक बच्चन का एक निकला, अच्छा किया परफॉर्मेंस उन्होंने. वहां पर भी ये इनसाइडर ट्रेडिंग. हाँ बोलो. हाँ स्कैम 1992 स्कैम. हाँ वेरी गुड सर. तो वहां पर ना आप देखना, वो जो इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है ना हर्षद मेहता पैसा देके, दैट इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग. तो ये गलत बात है. मार्केट ओपन है, सबके लिए इक्वल होना चाहिए. आप इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, दिस इज इलीगल. तो मानो कि अगर कोई ऐसा, जैसे कि इन्फोसिस का रिसेंट ट्रेंड में जिनको सेबी ने पकड़ा है, इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा था, अंदर का जो भी इंफॉर्मेशन से कंपनी रिलेटेड बाहर बेच रहा था. ठीक है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है, ये देखो, few employees Infosys were banned Security Exchange Board of India over use of unpublished price sensitive information for trading in the company stock. The regulator on Monday banned another employee of the company for the same offense. अब सवाल ये उठता है, सेबी को ये पता कैसे चलता है? हाँ, सेबी को ये पता कैसे चलता है? आपको कुछ समझ में आया सर? ये जो इंफॉर्मेशन लीक हुआ है, ये कैसे पता चलेगा कि कौन लीक कर रहा है इंफॉर्मेशन? आप लोग बात समझ रहे हैं कि नहीं? इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट सर, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट. कौन लीक करता है? सर व्हिसल ब्लोअर लीक करता है. समझ रहे हो कि नहीं? हेलो, है ना, व्हिसल ब्लोअर लीक करता है. तो ये व्हिसल ब्लोअर कौन है? तो बेसिकली ये वही है जो किसी भी अथॉरिटी के अंदर रह के, किसी भी अथॉरिटी के अंदर वो रहते हैं और वहां पर रह के वो किसी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि भाई ये कुछ गलत कर रहा है, ये करप्ट कर रहा है. हाँ, कई बार अगर अगर मानो कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन कोई व्हिसल ब्लोअर निकाल लिया ना, ऐसे व्हिसल ब्लोअर, ये देखो क्या बोलते हैं, द सेकंड शेड्यूल. ये लॉ आप लोगों का है नहीं, मतलब करंट सिलेबस में, बट लॉ बहुत सारा है, बाद में पढ़ लोगे. तो व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011 is an act of the Parliament of India which provides a mechanism to investigate alleged corruption and misuse of power by public servants and also protect anyone who exposes alleged wrongdoing in government bodies. मतलब जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ना, स्पेशली इन गवर्नमेंट बॉडीज, उनका प्रोटेक्शन भी दिया जाता है, बिकॉज उनके ऊपर थ्रेट होते हैं. क्योंकि अगर गवर्नमेंट रिलेटेड कोई करप्शन के मैटर पे कोई मैटर को सामने लाता है तो उसका बहुत लाइफ थ्रेट हो जाएगा ना. क्या रे, मान की संपद
तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं सरकारी ऑफिस में, तेरे को पता चल जाता है कि यहाँ पर सब कोई करप्टेड कर रहा है या फिर जो भी हेड है वो करप्शन कर रहा है। तो इफ यू नो, और अगर आप ये मैटर को सामने लाओगे तो आपका लाइफ थ्रेट होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो जस्ट लाइक दैट, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो एग्जैक्टली तो अगर आप राइट टू इंफॉर्मेशन करोगे तो फिर व्हिसल ब्लोअर भी तो सामने आ जाएगा, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन। हाँ बोल। এই হুইসেল ব্লোয়ার থেকে ধরুন যে ইনফরমেশনটা তারা সেভিতে দিচ্ছে, हाँ ধরুন সেটা রং হলো, তাহলে কিছু তাদের ক্ষেত্রে हाँ আমার কোনো हाँ, পদক্ষেপ अगर अगर गलत इन्फॉर्मेशन होगा तो व्हिसल ब्लोअर को सजा मिलेगा। मतलब आप इन्फॉर्मेशन अगर दोगे तो कंफर्म करने से पहले 10 बार सोचा करो, नहीं तो मत दो। जब तक आपके पास पूरा प्रूफ ना होगा तब तक आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, समझे? तो उसके এদের लिए কি आप আলাদা এদের কি हाँ? আলাদা এমপ্লয়ি হয় নাকি? এদের কি আলাদা এমপ্লয়ি হয় যারা কোম্পানির नहीं সাথে কাজ नहीं করে? नहीं, अरे किसी को नहीं पता कौन है व्हिसल ब्लोअर। इनका इनका आइडेंटिटी छुपाया जाता है सर। এটা অটোমেটিক কোম্পানিতে কাজ করছে ওই এতে हाँ, নরমালি। उसी कंपनी में काम करेगा। एक उसी कंपनी में कोई करप्टेड होगा, उसी कंपनी में कोई अच्छा होगा, तो करप्टेड लोगों के बारे में व्हिसल ब्लोअर बात कर देता है। यही तो है। अब कौन है कौन है वो चूहा कौन काटेगा किसी को नहीं पता। तो बेसिकली ये लोग करप्शन के अगेंस्ट में इंफॉर्मेशन बाहर लीक कर देते हैं। तो अच्छा काम करते हैं, व्हिसल ब्लोअर कोई खराब काम नहीं है, बहुत ही अच्छा नेक काम है, बट इनका लाइफ थ्रेट हो जाता है सर पता चलने के बाद। तो चलो ये व्हिसल ब्लोअर एक्ट बाद में बात। हाँ আর এটা সেই ইন্টেলিজেন্স অফিসার যেমন হয়। हाँ हाँ, इंटेलिजेंस ऑफिसर जैसे होते हैं, बट ये ऑफिसर जैसे कुछ नहीं करते। ये देखो भाई, तुम अगर ऑफिस के अंदर रहते हो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा ना कि कंपनी में क्या चल रहा है। তখন স্যার আমরা এর মারফতে সেটা জানাতে পারবো। एग्जैक्टली तो वो इन्फॉर्मेशन अगर किसी के पास पहुंचता है ना, गवर्नमेंट के अथॉरिटी के पास अगर ये पहुंच जाएगा, जैसे सेबी के पास पहुंच गया, ठीक है, जो बेसिकली मतलब ऐसा अथॉरिटी है जो काम कर सकता है इसके अगेंस्ट में, तो वो अच्छा है, तो उनको कुछ अलग से पेमेंट मिलता होगा, ठीक है। तो जो ये सब इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना, ये इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आना चाहिए। तो एक तरफ आरटीआई आपको इन्फॉर्मेशन बाहर लाने का बात करता है, दूसरे तरफ यही काउंटर एक्टेड हो जाते हैं ना व्हिसल ब्लोअर দেওয়া प्रोटेक्शन एक्ट के लिए। हाँ আবার স্যার দেওয়ার জন্য আবার স্যার দিতে হচ্ছে বা নিতে হচ্ছে, ওটা হচ্ছে এরকম। हाँ, समझ रहे हैं ना, मतलब आरटीआई बोल रहे कि मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन व्हिसल ब्लोअर के हिसाब से आप नहीं दे सकते ना। अगर व्हिसल ब्लोअर का इन्फॉर्मेशन भी बाहर निकल जाएगा तो फिर आरटीआई का तो मतलब ही नहीं रहेगा, मतलब तब तो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा केस प्रॉब्लम में आ जाएगा। मतलब ये सभी ना एक दूसरे के साथ काउंटर हो जा रहा है, एक दूसरे के साथ कुछ कुछ जगह काउंटर हो जा रहा है। तो आरटीआई एक तरफ जैसे बहुत अच्छा बात है सर, बट कुछ जगह में आरटीआई मुश्किल भी पैदा कर देता है। এই বোঝা যাচ্ছে রশনি তথা রে আরটিআই এর সুবিধে হ্যাঁ স্যার। অসুবিধাগুলো? ओके, नाउ द राइट टू इंफॉर्मेशन बिल 2019 में जब एक बिल आया, अमेंडमेंट बिल आया, ठीक है, 6 to amend section 13, 16, 27 of the RTI section 13 of the original act. It sets the term of the central chief information, एक न्यू अमेंडमेंट आया था। ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होता है ना, जो मेनली चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होंगे सीआईसी, इनका टर्म कितना दिन तक होगा, तो इनके बारे में बोला गया कमिश्नर एट 5 years, 5 साल तक रहेगा, या फिर उनका एज अगर 65 हो जाए, जो पहले होगा, अगर 5 साल टर्म खत्म हो जाए तो भाई जाओ, अगर 65 साल का एज पहले आ जाए तो आपका टर्म खत्म। ये अमेंडमेंट 2019 के बिल में लाया गया था, स्पेशल पॉइंट है सर। फाइनली इन अश्विनी के सिंह का एक केस बना था, ठीक है, 20 सितंबर 2020 का, लास्ट ईयर का बात कर रहा हूँ। इट इज एस्टेब्लिश दैट राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट। इस केस में प्रूव किया गया था कि आरटीआई जो है सर वो फंडामेंटल राइट है। मतलब स्टार्टिंग में आपने क्या पढ़ा कि आरटीआई फंडामेंटल राइट नहीं है ना, लेकिन ये रिसेंट केस है, लास्ट ईयर 2020 के सितंबर में ये केस एस्टेब्लिश किया गया कि आरटीआई इज योर फंडामेंटल राइट। मतलब आपको आरटीआई करने से कोई नहीं रोक सकता, और आरटीआई के थ्रू से इंफॉर्मेशन पाने से भी आपको कोई नहीं रोक सकता। सो अगर इतना सारा बात है तो इसका स्कोप देख लो, ठीक है। द एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, पूरा भारत में ये एक्ट अप्लाई करता है, ठीक है, मतलब इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, मतलब ऐसा कोई स्टेट्स नहीं है जिसके ऊपर ये लॉ लागू नहीं होता। इट ऑल्सो कवर्स ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज,
including executive, legislature, judiciary, any institution or body established or constituted by an act of parliament or state legislature. उन सभी के ऊपर ये लॉ लागू होता है. It is also defined in the act that bodies or authorities established or constituted by order or notification of appropriate government, including bodies owned or controlled or substantially financed by government. अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे फाइनेंस गवर्नमेंट करता है, अगर वो सब्सटेंशियल फाइनेंस भी होता है, मतलब सब्सटेंशियल मतलब जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं ना आंशिक, मतलब थोड़ा, अगर थोड़ा पार्ट भी फाइनेंस होता है गवर्नमेंट से, या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है बट फाइनेंस होता है गवर्नमेंट से, सब्सटेंशियली फाइनेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय फंड्स, ठीक है, वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस आरटीआई के अंदर आ जाता है. ठीक है, मतलब वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस पे आरटीआई एप्लीकेबल हो जाएगा. अब क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ. जब भी आप अप्लाई करते हो ना, ये देखो सर, ये रियल रसीद है एक, ठीक है, ये केरला स्टेट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एक रियल रसीद है, जिस रसीद में, अगर आप रसीद देख पा रहे हैं आप लोग, हेलो, है सर, है ना, ये रिसीप्ट देखो, ये रिसीप्ट 2014 का है. इसमें क्या लिखा है, रिसीप्ट विथ थैंक्स फ्रॉम, नाम समझ में नहीं आ रहा है, ग्रीनसन प्यूस कुछ समथिंग, ओडीपतिल पिलाकाला, ऐसा कुछ है जगह का नाम, केरला में, आई डोंट नो, पोस्ट ऑफिस 682027, 10% का आरटीआई है. ठीक है, ये रिसिप्ट जो है 10% का, फीस फॉर द इंफॉर्मेशन अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 10 रुपीज का है. कैश पेमेंट किया था, कैश डीडी चेक से कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पर कैशियर का साइन और सेक्रेटरी का साइन केरला स्टेट का. तो इन दिस वे आप क्या कर सकते हो, इन दिस वे आप जब भी कोई इंफॉर्मेशन निकालोगे तो आपको ऐसे रिसिप्ट भी मिलेगा. रिसिप्ट, ये वही रिसिप्ट का इमेज यहाँ पर भी दिया हुआ है, रिसिप्ट फॉर पेमेंट ऑफ फी फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट. ठीक है, नाउ देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट. सर अगर कोई प्राइवेट बॉडी होगा, क्या हम उस पर आरटीआई लगा सकते हैं? सर प्राइवेट बॉडीज आर नॉट विद इन द एक्ट इन अ डिसीजन ऑफ, ये डिसीजन कब लिया गया था, सरबजीत रॉय वर्सेस दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन. ठीक है, सरबजीत रॉय, सरबजीत, ठीक है, वर्सेस दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन. द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जो सीआईसी है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, also reaffirmed that privatized public utility companies, ध्यान से सुनिएगा, privatized public utility companies fall within the purview of RTI. As of 2014, private institutions and NGOs receiving over 95% of their infrastructure funds from the government come under the act. अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या फिर एनजीओ, मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, या एनपीओस, अगर उनका 95% इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स गवर्नमेंट से आता है, तो वो भी आरटीआई के तहत, मतलब उसका भी इंफॉर्मेशन निकाला जा सकता है. ठीक है, मतलब उनपे आपका डिटेल्स पब्लिक, मतलब वो पब्लिक अथॉरिटी हो जाएगा. जैसे ये वाला देखो ना, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी, जैसे अपने इंडिया वेस्ट बंगाल में एक चलता है ना, कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन. हेलो, क्या आप लोग जानते हो सर, अपने कोलकाता में क्या चलता है, CESC, अरे सॉरी, ये देखो, संजीव गोयनका, ठीक है, संजीव गोयनका, वेरी गुड सर. ठीक है, संजीव गोयनका का कंपनी है, बट ये जो कंपनी है, ये आरपीजी संजीव गोयनका चलाते हैं, बट इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ बोलो, এটাতে ইন্ডিয়া আন্ডারটেকিং হবে নাকি? हाँ, গভর্নমেন্ট আন্ডারটেকিং হবে তো এটা? नहीं, ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग नहीं है, ये संजीव गोयनका ही है, पब्लिक लिमिटेड है बिकॉज ये स्टॉक मार्केट है. ठीक है, ये पब्लिक लिमिटेड है बिकॉज ये स्टॉक मार्केट लिस्टेड है. ठीक है, लेकिन ये इसका जो सर्विस है वो पब्लिक यूटिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी, इलेक्ट्रिक यूटिलिटी है, तो ये पब्लिक के लिए काम करते हैं. ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के केस में आरटीआई काम कर जाता है. ठीक है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट प्रोवाइडेड है. सीएसी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी का जो भी ट्रांसफर करते हैं एवरीथिंग, क्या वो उसका पर्सनल है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है. समझ रहे हो ना सर? तो ऐसे केसेस में आरटीआई हो सकता है, डिपेंड करेगा कि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या पब्लिक का है या नहीं. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर उसका पर्सनल है तो फिर उसमें आप आरटीआई उसके अंदर नहीं आएगा. बट अगर वो उसका पब्लिक रिलेटेड मैटर है, गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर है, भले ही कंपनी प्राइवेट क्यों ना हो, फिर भी वो आरटीआई में आ जाएगा. समझ में कुछ आया?
हेलो, बोलो सर। हाँ सर। ओके, बित्सा, रोशनी, ज्योति, सबको पूछ रहा हूँ, बोलो सर। স্যার এরকম কি কোনো হতে পারে যে এই যে যারা প্রাইভেট কোম্পানি হয় যেরকম নর্মালি হুম তাদের কোম্পানি ভার্সেস প্রাইভেট লিমিটেড কথাটা লেখা থাকে, হুম আর যারা আন্ডারটেকিং হয় তাদের কোম্পানি ভার্সেস লিমিটেড লেখা থাকে। হ্যাঁ, এই সত্যি হয়? পাবলিক লিমিটেড লেখা থাকে, হ্যাঁ। হ্যাঁ, মানে স্যার প্রাইভেট লিমিটেড মানে প্রাইভেটের হয়ে গেল, মানে সেটা নিজস্ব কোম্পানি কারোর। হ্যাঁ, আর গভর্নমেন্ট প্রশ্নটা বল। আন্ডারটেকিং স্যার গভর্নমেন্ট আন্ডারটেকিং হলে সেটা লিমিটেড লেখে তো। হ্যাঁ, পাবলিক লিমিটেড লেখা থাকে বা লিমিটেড লেখা থাকে, গভর্নমেন্ট লিমিটেড এরকম লেখা থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তার মানে স্যার সিএসসি তাহলে পাবলিক লিমিটেডই হচ্ছে তাহলে। হ্যাঁ, সিএসসি তো পাবলিক লিমিটেড দুটো কারণে হয়ে যাচ্ছে, বিকজ হ্যাঁ। সিএসসি তো প্রথম কথা একটাই সব থেকে বড় কারণ, স্টক মার্কেট লিস্টেড না, স্টক মার্কেট লিস্টেড কোম্পানি না। এখানে দুটো কনসেপ্ট আছে, পাবলিক অথরিটি আলাদা আর পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি আলাদা, দুটো এক জিনিস না। পাবলিক লিমিটেড কেন? বিকজ ই স্টক মার্কেট লিস্টেড, তাই পাবলিক লিমিটেড, ঠিক আছে। এটা পাবলিক লিমিটেড কেন? বিকজ এটা স্টক মার্কেটে লিস্টেড আছে, বাট এটা প্রাইভেটলি কন্ট্রোল। হ্যাঁ, যদি এটা স্টক মার্কেট না থাকতো তাহলে প্রাইভেট হতো, প্রাইভেট হয়ে যেত, প্রাইভেট লিমিটেড। হ্যাঁ, তাহলে প্রাইভেট হয়ে যেত, স্টক মার্কেট না থাকলে প্রাইভেট হয়ে যেত। আর যদি এটা গভর্নমেন্টের শেয়ার হোল্ডিং থাকতো এতে, তাহলেও পাবলিক হয়ে যেত। এখন সিএসসি এর কি ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে আমার এই মুহূর্তে আমি এখানে দেখতে पाচ্ছি ना, যদি থাকতো আমি দেখাতাম। सीएससी का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है कि इस पे किसका कितना शेयर होल्डिंग है। मेनली तो ऑब्वियसली इसमें संजीव गोयनका का ही शेयर होल्डिंग है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, वी ऑल नो, ठीक है। ये विक्टोरिया हाउस देखे होंगे आप लोग, ये टीपू सुल्तान मस्जिद के बगल में इंडियन कॉफी हाउस के सामने जस्ट धर्मतला का एकदम सेंट्रल पॉइंट केसी दास मोड़ के वहां पर है, देखा है ना आप लोगों ने। ये विक्टोरिया हाउस है एस्प्लैनेड में, सीएससी का हेडक्वार्टर है, দেখেছিস তোরা কেউ কখনো? হ্যাঁ তো ধর্মতলা গেলে তো হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এটা তো দেখবি, आइकॉनिक बिल्डिंग रे बाबा। वो इंडियन कॉफी हाउस जो न्यू बना है, तो कॉलेज स्ट्रीट वाला कॉफी हाउस नहीं, इंडियन कॉफी हाउस के जस्ट बगल में ही है। अच्छा चल आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, इसके बारे में किसको जानना है? पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, तो मोस्ट शाउटिंग इंफॉर्मेशन है ना, सबसे ज्यादा सवाल उठता है इसमें। मतलब कौन चोर है, कौन किसका कॉलेज डिग्री है, कौन ग्रेजुएट है, कौन नहीं है, हाँ, कितना सवाल उठता है। जब भी वोट आता है हम लोगों को समझ में आता है कि कौन क्रिमिनल है, किसके अगेंस्ट में क्रिमिनल केस चल रहा है, किसके अगेंस्ट में किसका कितना पैसा है, कहाँ से पैसा बनाया, हाँ, फ्रॉम वेयर दे एक्वायर मनी, हाँ, क्या इनकम है, बैंक अकाउंट में कितना डिटेल्स है, ये सब डिटेल सामने आता है कि नहीं आता जब वोट आता है? देखे होंगे आप लोग, किरे देखे जिसकी देखी नहीं बहुत, হ্যাঁ স্যার। है ना। तो बेसिकली স্যার পলিটিক্স হচ্ছে, हाँ, वो कैंडिडेट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बात है पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, ठीक है। পলিটিক্যাল পার্টি স্যার। হ্যাঁ हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हेल्ड दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर पब्लिक ऑथोरिटीज। सीआईसी क्या बता रहा है? पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक ऑथोरिटी है एंड आर आंसरेबल टू सिटीजन अंडर आरटीआई एक्ट। सीआईसी सेड दैट 7 नेशनल पार्टीज, जिसमें कांग्रेस है, बीजेपी है, एनसीपी है। एनसीपी जानिए इसके हो, एनसीपी कहाँ का है? सीपीआई महाराष्ट्र सर। महाराष्ट्र। इसका पूरा नाम क्या है एनसीपी का? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार का है ना, शरद हाँ पवार सर। का पार्टी है ना ये। हाँ सर। हाँ, सीपीआईएम मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, और एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई। अच्छा, ये हो गया बीएसपी, दैट इज बीएसपी किसका है रे? मायावती सर, बहुजन समाज मायावती, पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। बीजेडी बिरजू जनता दल उड़ीसा। ओडिशा, बीजू जनता दल। वेरी गुड सर, देखा ये सब खबर रखा करो, वेरी गुड। ताथा तो जानवे ही, ताथा एकदम पॉलिटिकल लोग আছে। अच्छा, तो फिर सीपीआईएम, सीपीआई, बीएसपी, बीजेडी, ये जो 7 नेशनल पार्टीज है, has been substantially funded indirectly by the central government and have the character of public authorities under the RTI Act as they perform public functions. But in August 2013, the government introduced a right to information amendment bill which would remove political parties from the scope of the law. Currently, no parties are under RTI Act
and case has been filed for bringing all political parties under it. मतलब एक्चुअली बात क्या है, इसके अंदर सिर्फ 7 नेशनल पार्टीज है, ठीक है, जिसको आरटीआई के अंदर लाया गया। तो एज पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज आर पब्लिक ऑथोरिटीज एंड दे आर आंसरेबल टू सिटीजन अंडर आरटीआई एक्ट। बट उसमें एक केस बन गया कि सिर्फ 7 पार्टी क्यों, जितना पॉलिटिकल पार्टीज होंगे सभी को आना पड़ेगा, है ना। Why only Congress, BJP, NCP, CPI, CPI, BSP और BJD? There are और भी पार्टीज है। अपने बंगाल का सबसे बड़ा पार्टी का नाम तो यहाँ पर है ही नहीं, करेंटली टीएमसी गवर्नमेंट यहाँ है ही नहीं। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, भारत में जितना पॉलिटिकल पार्टीज होंगे सभी को इसके अंदर लाना पड़ेगा ना। बात तो सही है, रहेगा तो सब रहेगा, नहीं तो कोई नहीं रहेगा। हाँ, सिर्फ एक्चुअली मेन बात उठता है 2 पार्टीज के अगेंस्ट में, एक कांग्रेस का और एक बीजेपी का। जो मतलब एक्चुअली सबसे बड़ा बात कांग्रेस का, बिकॉज ये आफ्टर 47 ज्यादा दिन तक गवर्नमेंट को रन किया है, और उसके बाद जो बीच बीच में किया है अलायंस लेके बिना अलायंस लेके, दैट इज बीजेपी, या फिर उससे पहले इनका जो नाम था जनता दल का सरकार हुआ करता था, बीजेपी का पुराना जो पार्टी था। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट काम करते हैं। बट फिर भी ये 2013 में अमेंडमेंट बिल लाया है, अब देखो क्या होता है इसमें, अभी आगे पता चलेगा, अभी भी इसका कोई डिटेल्स नहीं आया। सर एक अमेंडमेंट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2019 में पास ऑन जुलाई 25, 2019 में modified the terms and conditions of service of CIC and information commissioners at the center and in states. It had been criticized as watering down the independence of the information commission. मतलब जो अमेंडमेंट आया था उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है, इसको काफी क्रिटिसाइज किया गया कि इसमें इंफॉर्मेशन कमीशन का जो पावर है उसको वीक किया जा रहा है। That's a different issue. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया on 13 नवंबर 2019 upheld the decisions of Delhi High Court bringing the Office of Chief Justice of India, से another मतलब लैंडमार्क अमेंडमेंट सा, Office of Chief Justice of India under the purview of RTI, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है उसको भी आरटीआई के अंदर लाया गया 13 नवंबर 2019 को। आप समझ रहे हो ना किस लेवल में आरटीआई चल रहा है। राइट टू इंफॉर्मेशन इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय 2 मेजर बॉडीज। ये जो हमारे देश में आरटीआई कौन चलाते हैं, सेंट्रल कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम, ये बहुत पूछते हैं एग्जाम में। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन दैट इज सीआईसी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हु हेड्स ऑल द सेंट्रल डिपार्टमेंट एंड मिनिस्टर्स विद देयर ओन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, दे आर कॉल्ड पीआईओज। ओके, उनका जो ओन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, पीआईओज। CICs आर डायरेक्टली अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये जो CIC होते हैं मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होते हैं वो अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड सर, क्लियर है ना ये जो हायरार्की सिस्टम है, CIC, PIO और इनका क्या रिलेशन। हेलो सर बोलो। दैट इज अनदर एरिया, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स और SPIOs, ठीक है। स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और SPIOs हेड ओवर ऑल द स्टेट डिपार्टमेंट एंड मिनिस्टर्स, ये स्टेट के हेड में होते हैं SPIOs ऑफिस इज डायरेक्टली अंडर द कोरिस्पॉन्डिंग ऑफ स्टेट गवर्नर। जैसे हमारे वेस्ट बंगाल में जगदीप धनखड़ जी है, वैसा ही जो भी स्टेट का गवर्नर होते हैं उनके अंडर भी होते हैं। तो एक्चुअली स्टेट का हेड कौन होता है, गवर्नर। सेंट्रल का हेड कौन होता है, मतलब कंट्री का हेड प्रेसिडेंट। इसी तरह ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है। State and central information commissions are independent bodies. Point to be noted, sir. Central commissions and state commission ये दोनों independent bodies होते हैं, and central information commission has no jurisdiction over the state information commission. Central का state के ऊपर कोई jurisdiction नहीं रहता है, ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। अब बात आता है फी का। ये जब भी हम आरटीआई फाइल वगैरह करते हैं, मैं आपको ऑलरेडी रिसिप्ट दिखाया, ठीक है, कि किस तरह से आप जब भी आप फाइल करोगे, रिक्वेस्ट डालोगे, ठीक है, सबमिट योर फर्स्ट रिक्वेस्ट, जो भी करोगे आपके सामने क्या आएगा सर, फीस जमा करने के बारे में बात करेगा, ठीक है। ये देखो, अब इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड, जो भी है आप कर सकते हो। फीस फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन इज एन प्रिस्क्राइब्ड इन द आरटीआई रूल्स 2012 में बोला गया है। सो व्हाट इज द पॉइंट सर, आप पोस्टल ऑर्डर कर दो, डीडी कर दो, बैंकर्स चेक कर दो, तो कब कब देना पड़ता है, पेबल टू द अकाउंट्स ऑफिसर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी एज फ्री प्रिस्क्राइब फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन पाने के लिए फी जमा करना। इफ द पर्सन फ्रॉम द डिसएडवांटेज, अच्छा पॉइंट टू बी नोटेड सर, अगर कोई डिसएडवांटेज कम्युनिटी से है, सर ये कौन हो जाते हैं, डिसएडवांटेज कम्युनिटी मतलब
फिजिकली हैंडीकैप हो सकता है, गरीब हो सकते हैं, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हो सकते हैं, उनको डिसएडवांटेज कम्युनिटी के अंदर रखा गया। ही और सी नीड नॉट पे, ओके। द एप्लीकेंट मे बी रिक्वायर्ड टू पे फर्दर फी towards the cost of providing the information details of which shall be initiated by the applicant of the PIO, Public Information Officer, as prescribed by the RTI Act। मतलब इन्फॉर्मेशन जब आपको दिया जाएगा तो उसका जो कॉस्ट होगा उसमें, मतलब इन्फॉर्मेशन सीकिंग का भी एक फीस होता है, और इन्फॉर्मेशन जब आपको दिया जाएगा उसका जो भी डिटेल्स होगा, जो भी जेरोक्स होगा, ठीक है, पेमेंट होगा, इसका भी आपको पेमेंट करना पड़ सकता है। समझ में आया सर? हेलो डिजिटल राइट टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, आज ये चीज जो फिजिकली होता था अभी वो डिजिटल है। डिजिटल पोर्टल हैज बीन सेट अप, आरटीआई पोर्टल, जो मैं आपको तब से दिखा रहा हूँ, एक गेटवे टू द सिटीजन फॉर क्विक सर्च ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द डिटेल्स ऑफ फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटीज, PIOs, etc. amongst other. Besides access to RTI related information, disclosure published on the web by various public authorities under the Government of India as well as the state government. It is an initiative by the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievance and पेंशन, इन्होंने इसको बेसिकली बना के रखा, जो मैं तब से आपको शो भी कर रहा हूं, ठीक है। दिस वन, ठीक है, इसके थ्रू से आपको सारा का सारा, ये देखो क्या लिखा है, इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इनका ही इनिशिएटिव है जो पूरा मैटर को देखता है। सर आरटीआई रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सी भी देख लिया जाए। हाँ सर कंट्रोवर्सी है, लेकिन हम लोग कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, जस्ट नीड टू नो द फैक्ट्स। Right to information in India has been made with controversies ranging from their use in political battles, asking from educational degrees, ठीक है, यही मोदी जी कितना एजुकेटेड है, ममता दीदी क्या क्या पास किया है, और केसेस ऑफ blatant refusals to provide information, कई सारा refusals भी है on high profile projects, to allegation of misuse by civil society, the backlash against RTI by the state hampered the citizen right to know, ठीक है, कुछ अटैक का केस भी बना है, जैसे आरटीआई एक्टिविस्ट के ऊपर अटैक भी हुआ है एंड प्रोटेक्शन की सजेशन भी दिया गया है कि जो भी आरटीआई एक्टिविस्ट होंगे उनको प्रोटेक्शन भी दिया जाए, इसके ऊपर भी मांग किया गया है। कुछ केसेस देखो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा खेल है ये। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव डेटा पॉइंट्स टू ओवर 300 केसेस, मतलब कॉमनवेल्थ नेशंस का बना हुआ एक राइट है, अक्रॉस इंडिया वेयर पीपल वेर आइदर अटैक्ड, मर्डर्ड, फिजिकली और मेंटली हैरेस्ड और हैड देयर प्रॉपर्टी डैमेज्ड because of the information they sought under RTI, because उसने information मांगा था, इसलिए मर्डर भी हुआ है, अटैक भी हुआ है, फिजिकली मेंटली हैरेस भी हुआ है, और उनका प्रॉपर्टी भी डैमेज किया गया है, कोई नॉर्मल बात नहीं है। डेटा बताते हैं ओवर 50 एलिज्ड मर्डर है, 2 सुसाइड है, डायरेक्टली लिंक्ड विद RTI एप्लीकेशन फाइल्ड। RTI Act 2005 applies to both central as well as state government. It also cover acts and functionaries of public authorities. Okay. There is a consensus felt that there is a need to amend the RTI Act. एक फीलिंग है कि RTI Act में कुछ चेंजेस लाना चाहिए टू प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दोज, उनके प्रोटेक्शन के लिए जो इंफॉर्मेशन मांगते हैं। एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स रिकमेंड्स दैट a separate chapter protection for those seeking information RTI Act be inserted into the act, ठीक है, ये इनका रिकमेंडेशन है। प्रोटेक्शन मेजर सजेस्टेड इंक्लूड जैसे mandatory immediate registration of complaints of threats or attacks against RTI activities on the first information report and planning such FIR before the magistrate or judge of the area within 24 hours of issuance of directions for protection of those under threats and their family members and periodic review of such protection measures। मतलब अगर एक बार भी उनको किसी भी तरह का थ्रेट आता है RTI फाइल करने के कारण, क्योंकि बहुत सारा लोगों का क्या होता है ना सर, वो क्या बोलते हैं, सब बाहर आ जाएगा, ठीक है, मतलब छवि निकल जाएगा ना, तो छवि बाहर आ जाएगा, उसका जो खूबसूरत छवि बना के रखा है ना जनता के सामने, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी ऑफिसर्स का, तो छवि बाहर आ जाएगा, इसलिए वो क्या करते हैं ना, मार दंगा करते रहते हैं। तो 24 घंटे के अंदर पूरा का पूरा
प्रोटेक्शन देना चाहिए, ये मांग है। Conducting inquiry into threats or attacks by a police officer not below the rank of deputy superintendent of police or assistant commissioner of police to be concluded within 90 days and you also use RTI and get its benefits. ठीक है, ये भी यहाँ पर recommend किया गया. There is another point, sir, intellectual property rights. Many civil society members have recently alleged the subversion of the Right to Information Act by the invocation of intellectual property right argument. मतलब कई बार इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के नाम पे, ठीक है। तो किसी किसी का मानना है कि गवर्नमेंट एजेंसीज इसको यूज करते हैं अपने फायदे के लिए। अब ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, मैं आपको बोला ना सब, ये कंट्रोवर्सी है। देखो जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन डिनाइड बाय आरबीआई पे मतलब आरटीआई लगाया गया था डीमोनेटाइजेशन के विषय में जानने के लिए, साइटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। ये इंफॉर्मेशन बाहर नहीं लीक किया जा सकता, आरबीआई ने बताया। Right to information denied by Uttar Pradesh Irrigation Department after more than 8 months of a wait on a under construction Gomti Riverfront development project. A group of researchers requested for environment impact and project report on the project, which is flagged for negative impact, tax money wastage of environmental scientists and research reports. ठीक है, इसके ऊपर भी कोई रिपोर्ट नहीं दिया गया, ये भी एक केसेस बना हुआ है। मतलब कि कौन सच्चा है कौन क्या है वो आप गूगल करके और इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, बट ये कुछ फैक्ट सामने आया है। डिबेट्स, रिजेक्शन ऑफ आरटीआई। स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट आरटीआई एक्ट ओरिजिनल इंटेंट टू मेक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट। इसको बनाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आरटीआई? गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाना। एंड अकाउंटेबल इज फॉल्टरिंग एज आरटीआई रिक्वेस्ट आर रिजेक्टेड एंड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम आर बॉक्ड डाउन बाय द मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है, मतलब ये जो जिनके हाथ में पावर है ना, ब्यूरोक्रेटिक, बेसिकली हमारा जो आईएएस आईपीएस आईआरएस जो भी है, मतलब जो टॉप लेवल में बैठे हुए हैं, इनका जो मिसयूज ऑफ पावर है, क्या ये बॉकडाउन होगा? इसके ऊपर ही मेन प्रॉब्लम है। मेनी आरटीआईज आर रिजेक्टेड बिकॉज ब्यूरोक्रेटिक रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग, अच्छा अभी ब्यूरोक्रेटिक रिक्वायरमेंट्स देखो क्या क्या रीजन दिखा के आरटीआई इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। अब देखो, टेक्नोक्रेटिक लैंग्वेज यूज्ड of filing a too onerous or legalistic for ordinary citizen. 60% of the RTI appeals made to information commissions in Delhi are rejected for variety of reasons. 60% RTI reject इसलिए हो जाते हैं, appealed are not typed, जो appeal हुआ है वो टाइप नहीं किया गया, हैंड रिटन है, not written in English, इंग्लिश में लिखा नहीं है इसलिए रिजेक्ट हो गया। भारत में कितना लोगों को इंग्लिश में लिखना आता है? हमें समझ ही नहीं आएगा। सिटीज पीपल कांट अंडरस्टैंड बिकॉज ये जो भारत है ना सर, ये देश अभी भी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है। और ये जो लोकल, ये एक खिचड़ी बन गया। अब क्या करे, ब्रिटिश का असर जो इतना इजीली जाएगा नहीं। लेकिन पॉइंट इज दैट कि इसका जो बहुत बड़ा लेवल का एक पॉपुलेशन है सर, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 70% के आसपास पॉपुलेशन जो इंग्लिश में इतना फ्लुएंट नहीं है। 30-40% पॉपुलेशन काफी फ्लुएंट है, जिसका ओवरऑल पॉपुलेशन इंग्लैंड या अमेरिका से ज्यादा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। भारत में 50 करोड़ लोग आराम से इंग्लिश में बात कर लेते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं, रिटर्न भी है बहुत अच्छा, जो इंग्लैंड और अमेरिका के पॉपुलेशन से ज्यादा है। इसीलिए सबसे ज्यादा इंग्लिश न्यूज़पेपर भारत में बिकता है। दैट्स अ डिफरेंट इशू बिकॉज हमारा पॉपुलेशन बहुत है, बट स्टिल 70% पॉपुलेशन, आप समझ रहे हैं ना सर, जो इंग्लिश के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो इनका क्या होगा कालिया, बताओ, जो एप्लीकेशन नहीं डाल सकता इंग्लिश में। तो जो भी हो, lack an index of papers attached or list of date, this bureaucratic barrier odds for those without access of higher education or information makes the right to information inaccessible. उनके लिए ये राइट आरटीआई, मतलब जैसे हम लोग शुरू में बोल रहे थे ना कि ये तो आजादी का दूसरा नाम है, बट सर आम आदमी के लिए अभी भी आजादी बहुत देरी है। Many citizens have to seek out NGO, तब इसके लिए क्या बन गया? एनजीओ बन गया, जो आपके लिए आवाज उठाएगा, ठीक है। आरटीआई एक्टिविस्ट और लॉयर्स टू फाइल देयर आरटीआईज, ठीक है, मतलब दूसरे के पैर पकड़ना पड़ेगा, है ना। इसलिए देश एडुकेटेड होना और थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर दूर होना भी जरूरी हो जाते हैं, तभी रियल आजादी आएगा सर। अच्छा, बेनिफिट्स क्या है सर आरटीआई का? आपने डिसएडवांटेज तो देखा, बेनिफिट्स, many activists view the RTI Act as a final liberation from British colonialism. They describe the RTI law as a tool for empowering ordinary citizens and changing the culture of governance
by making it transparent, less corrupt, participatory and accountable. ये बहुत जरूरी है. They also note that RTI request provides strategy, substance for activities, activist को मौका देता है. एक सेकंड सर. On a broad range of social issues, including land and environmental rights, social security benefits, वर्किंग ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब बैंक वगैरह कैसे काम कर रहे हैं, LIC वगैरह कैसे काम करता है, पॉलिटिकल पार्टी पैसा कहाँ जा रहा है, फाइनेंसिंग रिफॉर्म, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP प्रोजेक्ट, सरकार और प्राइवेट गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पे क्या काम चल रहा है, मोदी और अंबानी में क्या चल रहा है, मोदी और अदानी में क्या चल रहा है, ठीक है, ममता दीदी और गोयनका में क्या चल रहा है. आप समझ रहे हो सर. जैसे हम लोग दिल्ली में बात करते हैं ना कि ये सब तो मोदी और अंबानी का खेल चल रहा है, ऐसा बातें हम लोग दिल्ली में करते हैं, वैसे कोलकाता में भी बातें होना चाहिए, है ना, तब तो, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट होते हैं बड़े लेवल पे, या तो गोयनका मतलब बेसिकली गोयनका फैमिलीज, न्यूटिया फैमिलीज, इनके साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, बिरला भी है, ठीक है, जो कोलकाता का काफी पुराने हैं, तो ये सब तो सामने आएगा ही. तो जो भी हो, PPP पार्टनरशिप में क्या प्रोजेक्ट बन रहा है, वो क्या पब्लिक को बेनिफिट देगा नहीं देगा, क्या करप्शन है, कितना पैसा का डील हुआ है, समथिंग लाइक दैट. ओके, ये बेनिफिट्स है जो सामने आ जाएगा. लेकिन सर अब द मोस्ट एंड लास्ट इंटरेस्टिंग एरिया है कि क्या सभी ऑर्गेनाइजेशंस को बताना पड़ेगा इंफॉर्मेशंस. नहीं सर, कुछ एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस है एज पर लॉ. एज पर 24 ऑफ द एक्ट, इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस जो देश का इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी मैटर को देखते हैं, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम RTI एक्सेप्ट इन केस ऑफ करप्शन और ह्यूमन राइट्स वायलेशन. अगर किसी जगह में करप्शन का गंध आएगा, दुर्गंध, करप्शन का दुर्गंध आएगा, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगा, उस केस में RTI सामने आ जाएगा सर. ठीक है. सच सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस आर लिस्टेड इन शेड्यूल 2 ऑफ द एक्ट. इस एक्ट के शेड्यूल 2 में बोला गया है शेड्यूल हैज बीन अमेंड 4 टाइम्स, सितंबर 2005 में, मार्च 2008 में, अक्टूबर 2008 में एंड मई 2021 में. 4 बार शेड्यूल को अमेंड किया गया. क्यों? कि कौन से ऑर्गेनाइजेशंस RTI के अंदर नहीं आएगा, एग्जेम्प्टेड है. आई होप यू अंडरस्टैंड इजीली. IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, देश का सिक्योरिटी है इनके हाथ में. इंक्लूड्स, इसका टेक्निकल विंग है ARC, एविएशन रिसर्च विंग सेंटर, ठीक है, जो रॉ का ही एक ऑफिस है. डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, CEIB, ठीक है, बेसिकली CIB मतलब इकोनॉमिकल मैटर में देखता है. डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, ये तो जानते ही हो आप, DE, नार्कोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो, NCB. अच्छा, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, SFF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ITBP, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, NSS, ठीक है, बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, हाँ, S नहीं होगा. असम राइफल्स, सशस्त्र सीमा बल, ये एक्चुअली स्पेलिंग है, सशस्त्र सीमा बल. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इनकम टैक्स, इसका एक ऑफिस आपको रूबी में दिख जाएगा. देखे चीज ना की रोशनी, सशस्त्र सीमा बल ऑफिस रूबी ढुकते ही बांधी के पड़े. सर आप लोग कनेक्टेड होगी नहीं, किसी का आवाज नहीं आ रहा मेरे को. आशीष, ओके ओके सर. नेशनल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशंस, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, FIU, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, DRDO, जिसका हेड थे काफी दिनों तक अपना APJ अब्दुल कलाम सर. बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड, जो बॉर्डर साइड में रोड बनाते हैं, स्पेलिंग, अच्छा, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड, पेरेंट बॉडी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका पेरेंट बॉडी है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. ओके, तो बेसिकली अब आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट 21, ये 22, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट, NSC, इन दी कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है. नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है सर सेक्रेटरीट का, जो सेंट्रल लेवल में कैबिनेट में काम करते हैं सिक्योरिटी का, सभी बड़े बड़े मिनिस्टर्स लेवल का सिक्योरिटी देखने का, इनका भी डेटा
आप आरटीआई के तहत नहीं मांग सकते। ठीक है, बोलो सर, क्या समझ आया आपको आरटीआई? তো তাহলে এই अरे 22 খানা রেগুলেশন সবকিছু পাওয়া যাবে আরটিআই এর কাছে? हाँ हाँ बोल। এইসব যে 22 খানা যে ইয়ে দিয়েছে সিকিউরিটি বোর্ডের এদের সমস্ত বাদে, এদের বাদে সমস্ত কিছু পাওয়া যাবে? হ্যাঁ এদের বাদে তুই বাকি যে কোনো ম্যাটারে ইনফরমেশন চাইতে পারিস। ঠিক আছে, গভর্নমেন্ট हाँ बोलो। এটা স্যার গভর্নমেন্টের ইয়ে हाँ এগুলো गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैटर আছে। ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस में गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मैटर है, कंट्री का मैटर है। जो डेटा मैंने आपको 22 इन्फॉर्मेशन दिया वो तो बेसिकली मतलब स्पेशल सिक्योरिटी का मैटर है। इनका डिटेल्स आपको कभी नहीं मिलेगा सर, ये आपको कभी नहीं मिलेगा। ये नेशनल थ्रेट के ऊपर बात आ जाएगा। हाँ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर का डेटा आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी बॉर्डर फोर्स में काम करते हैं उनको डेटा आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सब এই डेटा ডাটা कैसे, মিললে তো এই ডেটা মিললে তো সমস্ত কিছু তাহলে সব हाँ সবকিছু वो उनका डेटा लीक हो जाएगा ना, उनका पे डेटा ट्रोल लीक हो हो जाए, हाँ उनका डेटा लीक हो जाएगा तो फिर गवर्नमेंट कंट्री मुश्किल में आ सकता है। क्योंकि हमारे देश में ना क्या है ना, लोगों के अंदर वो वाला ना मतलब वो वाला फीलिंग्स ही नहीं है। जैसे मेरे को कभी कभी ऐसा फीलिंग आता है सर कि जैसे कोरिया वगैरह में है ना सर, कि आपको 2 साल एटलीस्ट आर्मी आर्मी ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। मेरे को लगता है इंडिया में भी ऐसा जरूरी है। ठीक है, ये जो हम लोग का ना आदत हो गया ना, बैठे बैठे घर में खाना और पेट बढ़ाना, हाँ कोई काम धंधा है नहीं, थोड़ा बहुत आर्मी ट्रेनिंग सबको एटलीस्ट 2 इयर्स, जैसे नॉर्थ कोरिया में है ना, एटलीस्ट 2 इयर्स आर्मी ट्रेनिंग जरूरी है। चाइना में भी ऐसा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है थोड़ा बहुत। कोरिया में भी है। कहाँ पर? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में भी है। ठीक है, ऐसा इंडिया में भी होना चाहिए सब। ठीक है, क्योंकि ইন্ডিয়াতে 1 বছর করলে সব ঠিক হয়ে যাবে স্যার। अरे चुप तो, इंडिया का क्या बोलूं सर, एक सिंपल कॉन्सेप्ट कभी कभी यूज करता है। जैसे एक सिंपल है, मैं देखता हूँ ये नेशनल एंथम होता है ना हमारा, मतलब जो जन गण मन, ये इसको लेके भी कंट्रोवर्सी। अब देखना मूवीज सिनेमा हॉल के स्टार्टिंग में वो जन गण मन एक नेशनल एंथम को रखा गया बिकॉज वहां पर लोग, मानता हूं कि एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, बट पॉइंट इज दैट लोगों को कभी तो होना चाहिए ना कि हम सब एक हैं। तो हम देखा ऐसे बहुत सारे लोगों को कि भाई ठीक है, अब नेशनल एंथम सिनेमा हॉल में चलाना चाहिए नहीं चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट अगर नेशनल एंथम होता है तो आपको खड़ा होना होगा, अगर आप हैंडीकैप नहीं हो तो, है ना। इफ यू आर नॉट हैंडीकैप तो फिर आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। बट अगर आप हैंडीकैप नहीं हो तो नेशनल एंथम पे तो कम से कम खड़ा हो जाओ भाई, किसी भी जहां पर भी आप हो। लेकिन मेरे को समझ नहीं आता, लोग खड़ा ही नहीं होते। इवन नॉर्मल भी इंसान को खड़ा हो जाना चाहिए जहां पर भी नेशनल एंथम सुनने को आता है। जैसे ये खेला स्टार्ट होने के टाइम पे देखना, जो भी इंडिया का मैच जहां पर भी स्टार्ट होता है, फुटबॉल हो হয় क्रिकेट, স্যার। नेशनल एंथम होता है, मैं जिस हालत में रहता हूँ ना चुपचाप खड़ा हो जाता हूँ 2 मिनट के लिए, क्योंकि इतना रेस्पेक्ट तो कंट्री के लिए होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन यही रेस्पेक्ट फीलिंग ना, मतलब जो मतलब इसको बोलते हैं ना कि मतलब जातीयतावाद, ठीक है, बांग्ला बोली जातीयतावाद मतलब नेशनलिज्म, ये नहीं है हमारे देश के अंदर। इसको करना पड़ेगा। मेरे को लगता है कि कुछ एक्ट आना चाहिए। और ये जो देश का इंफॉर्मेशन बाहर लीक कर देना, ठीक है, इस तरह का जो है, मतलब कोई बोलेगा सर ये तो सोशलिज्म हो जाएगा, बट कई बार जब थ्रेट आता है ना, तब समझ में लगता है कि भाई चाइना क्यों इतना आगे निकल रहा है, क्यों बार बार हमें अटैक करता है। कभी अरुणाचल ले लेता है, कभी लद्दाख ले लेता है, हाँ अब कल बोलेगा कलकत्ता ले लेंगे, हाँ परसों बोलेगा तेलंगाना ले लेंगे। अब मतलब एक्चुअली ये जो, आपको पता है सर, ये जो चाइना में जो मार्शल आर्ट सिखाया, ये जो मार्शल आर्ट्स का जो नॉलेज है, ये किसका है जानते हो आप लोग? किसी को एनी आइडिया है सर? मैं आपको बताता हूँ, उनका है बोधि धर्मा, इनका नाम है। आई डोंट नो आप जानते हो कि नहीं इनके बारे में। ही इज द पर्सन फ्रॉम इंडिया, उन सबको पता है। Bodhi Dharma was a legendary Buddhist monk who lived during 5th or 6th century. He is traditionally credited as translator of Buddhism to China and regarded as first Chinese patriots according to Chinese legend. ठीक है, इन्होंने ही, ये बोधि धर्मा नहीं, ये एक्चुअली अपने साउथ इंडिया का जो एक बहुत बड़ा डिनेस्टी था, उस डिनेस्टी का मोस्ट प्रोबेबली चोल डिनेस्टी या फिर ऐसा कोई डिनेस्टी था, मेरे को अभी डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा। ये साउथ इंडिया में देख सकते हो आप, साउथ इंडियन थे। साउथ इंडिया का एक राजा का बेटा था जिसने बौद्ध धर्म लिया, और बौद्ध धर्म का जो बेसिकली जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट को पूरा तिब्बत होके पूरा दुनिया भर में फैलाया।
तो एक इंडियन ही फैलाया उसको, बट इंडिया में इसका कोई कदर नहीं रहा। दैट्स अ बैड लक फॉर अस। जो भी हो, अब ये सब लेके बात करेंगे ना, रात के रात बीत जाएगा, आप लोग बोलेंगे सर आप पागल हो गए। अच्छा आप एक काम करना सर, इंस्टीट्यूट के मैट में जाना, ठीक है, जिन लोगों के पास ऑलरेडी मैट है, सभी के पास है, जो लोग रजिस्टर नहीं किए उनके पास नहीं होगा। इंस्टीट्यूट के मैट में जाके अब जस्ट एक बार ना इंस्टीट्यूट के मैट के नीचे जो भी क्वेश्चंस वगैरह है, अब उसको एक बार गो थ्रू कर लो, बस और कुछ करने का जरूरत नहीं है। और आप लोगों के पास स्कैनर्स भी है, आई नो, तो स्कैनर से जो भी सवाल आया है PIO से, CIEC से, ठीक है, कितना दिन का क्या खेल होता है, ठीक है, किसको 48 आवर्स के अंदर डिटेल्स चाहिए, किसको 30 दिन के अंदर डिटेल्स देना है, ठीक है, ये सभी चीज मैंने बता दिया आपको। जस्ट आप एक बार जाओ और डिटेल्स को एक बार देख लो और नक्की कर लो सर, मतलब समझ रहे हो, कंप्लीट कर लो। एक एक एक्ट कंप्लीट करना है और एक एक एक्ट के बारे में जो भी डिटेल्स है उसको भी कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ते जाओगे, जूरिस्प्रूडेंस जैसे बाकी लॉ तो सिर्फ हो ही रहा है, जूरिस्प्रूडेंस भी आपको इजीली हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी 5-6 एक्ट पढ़ चुके सर, ठीक है, बाकी और कुछ बाकी और भी है, 15-16 एक्ट है, तो वो भी हो जाएगा। और जैसे संपत तुम बोलेगा सर मेरा तो नहीं हुआ, डोंट वरी, आप लोगों को और भी करवाया जाएगा, अभी रिकॉर्डेड भी मिलेगा, लाइव भी मिलेगा, सो नो इशू, ठीक আছে। तथा संपद, रोशनी बोलो सर, दीक्षा, ज्योति, হ্যাঁ দাদা। ओके স্যার দাদা ওকে, একটু রেকর্ডিং, আচ্ছা দিয়ে দেবো রেকর্ডিংটা। আসলে ফোন আসলো তো, জন্মদিন আজকে বারবার করতে। আচ্ছা, এই হ্যাপি বার্থডে রশনি, জন্মদিন তোর। আমার মনে ছিল, থ্যাংক ইউ দাদা। আমার মনে ছিল, কিন্তু ক্লাসে আর এসব বলা বলি করিনি। ঠিক আছে। ओके सर हाँ बोलो। अभी ये जो एग्जेम्प्टेड वाला चीज बोला ना, हाँ इसको स्कैनर में और टेक्स्ट बुक में भी, मैथ में भी बहुत इलैबोरेटिवली बोला, तो एग्जाम में लिखने के टाइम पे आपने जो मैथ में पढ़ाया ऐसा सिंपली लिखने से होगा या इलैबोरेट करके लिखो? देखो क्वेश्चन कितना मार्क्स का पूछते हैं उसके ऊपर बेस करता है ना, ठीक है। अगर स्मॉल क्वेश्चंस है तो जस्ट इंफॉर्मेशन पुट करने से ही हो जाएगा। अगर थोड़ा 4 मार्क्स 5 मार्क्स का पूछते हैं तो थोड़ा इलाबोरेट करना पड़ेगा, अदरवाइज नाम मेंशन करके रीजन बता दो, समझ में आ जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन पेपर चेक किया ना प्रीवियस इयर्स का, हाँ तो उस पे तो 4 मार्क्स 5 मार्क्स ऐसा में ही राइट टू इंफॉर्मेशन का मोस्टली क्वेश्चन 4 मार्क्स में था। ठीक है, तो आप एक काम करो, मेरे को कौन सा क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, मेरे को वो क्वेश्चन एक बार इमेज सेंड करो, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ व्हाट्सएप में, मैं आपको ऑडियो करके बता देता हूँ कि इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। और जस्ट आपको जिसको भी डाउट है कि सर इसको कैसे लिखना है, जैसे स्कैनर में भी तो जिस तरह से एग्जाम पैटर्न होना चाहिए वैसे ही लिखा होता है, ठीक है। तो जैसे टैक्समैन का स्कैनर सभी के पास है, वो अच्छा किताब है, टैक्समैन फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कौन सा क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, मैं उस क्वेश्चन को कैसे लिखना चाहिए, कौन सा डेटा नहीं देना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ज्योति। और सर इधर पे आपका वाला अभी जो मैथ से हम लोग ने पढ़ा ना, हाँ उस पे तो ये एग्जाम